दिल्ली सल्तनत देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, फिर देखेंगे सांस्कृतिक। तो राजनीतिक देखें, पिछले ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए उन्हीं का क्वेश्चन फॉर्मेट है ये YCT का, ठीक है। 1 लाख है तुम्हारे इसमें पूरे हिस्ट्री में। देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहा था 1206 से तुम्हारा 1210 तक, ये तुम्हारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश कितना रहा तुम्हारा 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1206 से 1290 तक लगभग मान के चलिए ये तुम्हारा कितने साल रहा, तुम्हारा लगभग 84 साल, कितना रहा ये 84 साल रहा, ठीक है। तो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? जून 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस स्थान से शासन संचालन किया था? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तजुद्दीन एल-दौज ने। तजुद्दीन एल-दौज ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? परमार्थिदेव था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कुरान खां कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगुना खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर हुई। पोलो या चौगुना खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? आराम शाह। अब आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम था, इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। ये शब्द ध्यान रखना, पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन बना? ये इल्तुतमिश था। और यहाँ पर क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या था? ये भारत में पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो गुलाम वंश था। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, ये लिखा। और यहाँ पर जो इसमें इल्तुतमिश में पूछा गया है क्या है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक है, वहाँ भारत लिखा था, तो इल्तुतमिश है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु और प्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। शब्दों पे ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए प्रश्न को, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमें टार्च लाइट की तरह हमारा काम करते हैं, ठीक है। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो RP त्रिपाठी ने माना है। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश किस जनजात का तुर्क था? ये इलबरी जनजात का तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इख्ता था? बदायूं का इख्ता था। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गौरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था? 1205 से 1206 ईस्वी में। खुखरों के विद्रोह के समय किया था इसे। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया था। कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? जलालुद्दीन मंगबरनी। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आ धमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? वह ख्वारजिम के शाह का पुत्र था। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा? जलालुद्दीन मंगबरनी का। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 ईस्वी में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा? इल्तुतमिश के। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था।
ठीक है। किस वर्ष बाद बगदाद के खिलाफा किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? बगदाद को। एक छूट गया। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? इल्तमिश के लिए। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? बगदाद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने खलीफा खिलाफत प्राप्त किया था? इल्तमिश ने। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? इल्तमिश को मिला था। इल्तमिश को। इल्तमिश के विषय में सही कथन क्या है? इल्तमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। ये दोनों सही हैं। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? तो इल्तमिश ने धारण की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वो इल्तमिश। किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? रामप्रसाद त्रिपाठी ने कहा था। अगला कथन है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और महासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थीं, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थीं, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायित था। यह कथन किस सुल्तान के लिए है? इल्तमिश के विषय में। भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तमिश से। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरते दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? इल्तमिश। इल्तमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? रजिया को। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तमिश के लिए किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने। इल्तमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। शाहुत-कार्न कौन थी? शाहुत-कार्न थी रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। गुलाम वंश के सुल्तानों में कौन एक इल्तमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नसीरुद्दीन महमूद। रजिया अब कहाँ से कब तक रही? 1236 से 1240 तक रही रजिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली महिला मुस्लिम कौन थी? वो रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? दास गुलाम राजवंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? ममलूक राजवंश से या गुलाम या दास कहें राजवंश से। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? 1236 में। अमीर हाजिब के पद पर रजिया किसने नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को। ठीक है, अमीर हाबिब के पद पर इख्तियारुद्दीन एतगीन को। और फिर रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखुर के पद पर। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखुर के पद पर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? रजिया के काल में। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उनकी हत्या हुई थी? कैथल में। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? मुआइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया के पतन का क्या कारण था? उसका स्त्री होना। किस इतिहासकार ने रजिया की सफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? मिनहाज उस सिराज ने। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा। फिर क्या है तुम्हारा? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया कौन था? इमामुद्दीन रेहान। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद।
बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी। ठीक है। फिर है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन अपने को किसका राजवंश मानता था? अफरासियाब का। बलबन किस वंश का शासक था? ममलूक वंश का। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इल्बरी तुर्क संप्रदाय में। वह ममलूक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही। कौन सुल्तान स्वयं को नायाबे खुदाई कहता था? बलबन। बलबन की सार्वभौमिक तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत का क्या है? बरनी। तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, बरनी जिसे कहते हैं तारीख़ फिरोज शाही कि सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन के। किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? बलबन ने। बलबन के विषय में सही कथन है कि उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया। उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसके बारे में सही है। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन। बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? बलबन। वह इल्बरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, फाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए? बलबन ने। ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। फिर होता है जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? बलबन से। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम भवाली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीरसागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? मलिक बकबक। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने का निम्न कारण थे: विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है: दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, चालीसा के मंडल को नष्ट किया, सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? फारसी पद्धति पर। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया? सासानी पारसिया से। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह व्यक्ति कौन था? बलबन। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदेशकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बरनी का यह कथन किस सुल्तान के बारे में है? बलबन के विषय में। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किसी सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी: मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शासक से उनकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास, जो अच्छे शासन का आधार है, को नष्ट करती है। बलबन ने कहा था। ठीक है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी: जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन के सुल्तान से संबंधित है? बलबन से। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? कैखुसरव को। किसको? कैखुसरव को।
बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को लेकर गया? बुगरा खां को। ममलूक गुलाम वंश, ठीक है। अब आता है इसके बाद देखो, ममलूक गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो पहला रहा कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह था, ठीक है। शमसी वंश से कौन था तुम्हारा? ये इल्तुतमिश था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, रजिया थी, मुइजुद्दीन बहराम शाह था, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद ये था। और बलबनी वंश से गैसुद्दीन बलबन और कैकुबाद व क्यूरमस था, ठीक है। ये 1287 से 1290 तक रहा, ठीक है। अब तो तुम्हारा 1290 तक तुम्हारा रहा ये गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद अब शुरू हो जाता है तुम्हारा कौन? खिलजी वंश। कौन होता है? खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो लगभग ये रहा 30। खिलजी वंश कितने वर्ष रहा? 30 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष रहा? 30 वर्ष तक। और इसके पहले गुलाम वंश कब तक रहा था? लगभग 84 वर्ष तक। तो ये दिन साल भी याद रखना। अब इसमें खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक रहा। तो ये क्या था? खिलजी तो कौन थे? तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का खिलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? खिलोखरी में। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग था, सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग था, सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एक रूपता प्रदान की। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। कि शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। जलालुद्दीन खिलजी ने दिया। किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई? वो जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। 9 मुसलमान कौन थे? 9 मुसलमान कौन थे? तो 9 मुसलमान दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम कहलाए? मंगोल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मणिकपुर का गवर्नर कौन था? मलिक छज्जू। किस इतिहासकार का कथन है जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। ये 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा पर की थी। कहाँ की थी? मतलब कहाँ की थी? तो कड़ा में की थी। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? कड़ा में। किस सुल्तान को पहले अली गुरसप्प के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की थी: राजा को अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियाँ षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थी, अत्यधिक संपत्ति ने दुरासक्ति तथा को विचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, ये उसने कारण निकाले। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनैतिक। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों में बेचते भी थे। उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ठीक है, और एक रह गया अगला, ये देखते हैं। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता में, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की यह शिकायत
किससे कर रहा था? काजी मुगसुद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? गियासुद्दीन तुगलक दिगपालपुर का गवर्नर था ये। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? गुजरात। गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से। किससे 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? मलिक कफूर को। मलिक कफूर एक योगी सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़ का। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसकी साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला था? अलाउद्दीन खिलजी का। और फिर अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ? 1296 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर व रायन की उपाधि दी थी? देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में सत्य कथन। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। किसने मलिक कफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति के उद्देश्य से। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? पांड्य ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय राजवंश का। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तरगी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किसने दिया? इसामी तथा बर्नी ने। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासन काल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन के समय। मंगोल को पराजित करने में अलाउद्दीन ने किस सेनानायक के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जफर खान ने। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने 2 मंगोल आक्रमणकारियों का सामना किया था 1298 में 1299 ईस्वी में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिनिमित था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम है: गुजरात 1298 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, तेलंगाना 1309 ईस्वी में। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां, उल्गू खां, नुसरत खां, जफर खां। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कन्नड़ देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहिशिष्ट की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? जलालाबाद रखा। यह किसने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फ़ैरों ने भी कभी नहीं बहाया था? बर्नी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? शहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? शहाबुद्दीन उमर। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1316 ईस्वी में। किसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी ने।
वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। किस सुल्तान ने खलीफा एक रबुल आलमीन की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक के विषय में किसने लिखा है? वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था, बर्नी ने। दिल्ली सल्तनत ने के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक शासन किसने किया? खिलजी वंश ने। ठीक, तो खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल की बात देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, और फिर तुम्हारा सियाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320, नसीरुद्दीन खुसरो 1320 ईस्वी। सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक, तो गुजरात में कर्णदेव थे, रणथंभौर में हमीर देव थे, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र थे, होयसल में वीर बल्लाल था, मदुरा में वीर पांड्य था, वरंगल में प्रताप रुद्र देव तुति थे। खिलजी कालीन युद्ध हुए। रणथंभौर की विजय इसमें सेनापति था उलगुग खां नुसरत खां, मांडू की विजय में आइने उल मुल्क मुल्तानी, और जालौर की विजय में कमालुद्दीन गुर्ग था। और इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश। ये 1320 से 1412 ईस्वी तक जाता है। तो ये लगभग रहा था तुम्हारा कितने 92 सालों तक, कितने 92 सालों तक लगभग रहा। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक से। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक। विजय उपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वरंगल का क्या नाम रखा? सुल्तानपुर। हनुज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक को। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने उसकी इस नीति को किस नाम से संबोधित किया था? रस्मे मियाना अथवा मध्यपंथी नीति। मध्यपंथी नीति। बंगाल के विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी के निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? अफगानपुर में। उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? अहमद एयाज। गयासुद्दीन तुगलक मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बर्नी ने लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा कि वह 100 पंडितों का सिरो वस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था? अमीर खुसरो ने। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजरोहण के पश्चात जुन्ना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उलगुग खां की। किस सुल्तान का नाम जुन्ना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? 40 दिन बाद। ठीक, 40 दिन बाद। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? 1326-27 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? नगर साम्राज्य के केंद्र में था। यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था दौलताबाद। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित यह कथन है जलालुद्दीन बर्नी का। जिस दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? 700 मील थी। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? इब्न बतूता ने। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए थे? डॉक्टर ए के निजामी का। इतना नगर बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपर्युक्त वक्तव्य किसने दिया था? जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। उसके बाद आता है अगला पॉइंट
कि मोहम्मद तुगलक से संबंधित निम्नलिखित में कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं? वही सत्य हैं। इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साक्ष्य देते हैं। नंबर 2, होली के उत्सव में उसके भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। ये किसने कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है, वैद्य सिरदर्द ठीक करता है। मोहम्मद तुगलक से संबंधित निम्नलिखित में से कथन सही है। कौन से? इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साथ देते हैं। इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साथ देते हैं। होली के उत्सव में उसके भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है, वैद्य सिरदर्द ठीक करता है। तो दोपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजना का सही क्रम क्या है? दोबा में कर वृद्धि करना, फिर राजधानी परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासन अभियान करना। ठीक है, खुरासन अभियान करना। एक देखें तो हो जाएगी कि दुआ क्या करे? दुआ राजा को सब खुशी दे। क्या दे? खुशी दे। तो तुम्हारा ये आ जाएगा तो विकल्प पकड़ लेंगे। ठीक है, दुआबा और राजधानी परिवर्तन, फिर हो जाएगा तुम्हारी सांकेतिक मुद्रा और खुरासन अभियान, ये हो जाएगा इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कि सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से। अमीरान ए सदाहा का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश था? मोरक्को से था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इब्न बतूता ने। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? एल्फिंस्टीन का। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? मोहम्मद तुगलक के। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस सुल्तान ने दास प्रथा का प्रश्रय नहीं दिया था? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के विषय में सही कथन है। वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था, वह गंगा जल का पान करता था, उसे हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। किसने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए? मोहम्मद बिन तुगलक। कि सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरसप्पा ने विद्रोह किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? बहराम आइबा उर्फ किसलू खां। दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्वपूर्ण कारण कौन था? वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मंगोल नेता अलाउद्दीन तरमसी, ठीक है, तरमारसीरीन का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? ठट्टा अभियान के समय। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? बदायूं ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ था? 1351 ईस्वी में। सुल्तान फिरोज के पिता का क्या नाम था? रज्जब। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? अबवाब। इतिहासकार जियाउद्दीन बनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? मोहम्मद तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर स्थापना किस वर्ष की? 1359 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक अतिरिक्त कर जो फिरोज ने लगाया था? सिंचाई कर। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा था मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन सुल्तान लाया? फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने अपनी राजधानी दान का लंगर स्थापित किया? राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी तथा शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता के सुधारने के लिए प्रयास किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया? फिरोज शाह तुगलक। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक ने। जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय उड़ीसा का शासक कौन था? भानुदेव तृतीय। ठीक है। कटेहर रोहेलखंड के शासक खड़कू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय किया था। फिर सल्तनत काल में महदवियों का विद्रोह किसने दबाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली के सल्तनत पतन का कारण बना क्योंकि उसने सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूँ? किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? फिरोज शाह तुगलक को। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? हेनरी इलियट और एफ्लिंस्टन ने। मकबूल खाने जहाँ के सुल्तान का वजीर था? फिरोज शाह तुगलक का। उत्तरवर्ती तुगलक काल क्या है तुम्हारा? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक था? नसीरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किस आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया? तैमूर लंग को। ठीक, तैमूर लंग को। ठीक है। तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? ठीक है। तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? कि युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लंगड़ाने के कारण। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तुगलक वंश ने। कितना? तुगलक वंश ने। तो तुगलक वंश शासन देखो तुम्हारा 1320 से तुम्हारा 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश के शासक देख लो क्रम में। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह। ठीक है। सिकंदर मसूम। ठीक है। महमूद शाह। ठीक है। तो ये क्रम हो गया। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदरी। ठीक, सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये हो गया तुम्हारे। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। 1400 से 51 तक चलता है। खिज्र खां 1414 से 1421 तक चला। तैमूर के आक्रमण बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां
पैगंबर का राजवंश था। खिज्र खां पैगंबर का राजवंश था, ठीक है। तैमूर, उसके बाद है तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खान ने दिल्ली को किससे जीता था? दौलत खान लोधी से। दौलत खान लोधी से। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की। रैयत आला की। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सुबेदार नियुक्त किया था? मुल्तान का। किस अभियान से लौटने के बाद 1421 में खिज्र खां का देहांत हो गया था? मेवात के अभियान से। खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया? काले वस्त्र पहनकर। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखा? खिज्र खां के विषय में। खिज्र खां के विषय में। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का क्या नाम था? मुबारक शाह। सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उनका ऐतिहासिक कालानुक्रम निम्नलिखित है। देखो, खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, ठीक है। तो सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उनका ऐतिहासिक काल कीजिए, कालानुक्रम क्या होगा तुम्हारा? खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आलम खां, ठीक है। आलम शाह है। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक। किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया था? तो खिज्र खान ने नहीं किया था। खिज्र खान ने नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद दशरथ खोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? मुबारक शाह के समय। मुबारक शाह के समय, ठीक है। मुबारक शाह के समय। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। तो तुम्हारा ये हो गया सैयद सुल्तान थे खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, ये हो गए। फिर लोधी वंश आता है। बहलोल लोधी वंश चलता है 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक चलता है। तो बहलोल लोधी था 1451 से 1489 तक। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1451 ईस्वी में। लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? विशुद्ध अफगान या पठान के, ठीक है। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर का। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। वह राज्य कौन था? जौनपुर। किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया था? तो जौनपुर को कर लिया था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1489 ईस्वी में। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोधी। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? सामंतता पर। लोधियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। बहलोल लोधी के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन किया था। बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। बहलोल लोधी जनजातीय भावनाओं को आदर करता था। वह लोधी सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? बहलोल लोधी। अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति? संतुष्ट करने व सम्मान देने की, ठीक है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? मसनद आली, ठीक है। बहलोल लोधी, ठीक। बहलोल लोधी ने के संदर्भ में कथन कौन से सही है? तो उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ठीक है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। और फिर क्या है? बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो ये सब सही है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है सिकंदर लोधी आ जाता है 1489 से 1517 तक। तो सुल्तान सिकंदर लोधी किस वर्ष गद्दी पर बैठा हुआ? 1589 ईस्वी में। किस लोधी सुल्तान का नाम निजाम खां था? सिकंदर सुल्तान का निजाम खां था, तो सिकंदर लोधी। इसका क्या? निजाम खां का नाम था, ठीक है, सिकंदर लोधी। उसके बाद लोधियों में से किसकी माँ हिंदू थी? सिकंदर लोधी की। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया था? सिकंदर लोधी को। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी के समय में। किस लोधी सुल्तान का उपनाम गुलरुखी था? सिकंदर लोधी का। और लोधी वंश की उत्तम, ठीक है, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी विषय में सत्य कथन क्या है? भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन किया इसने, ठीक है। एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, अन्य पर से कर समाप्त कर दिया। ये हो गया, ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में ना।
फिर इब्राहिम लोधी 1570 से 1526। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंध नहीं होता? इब्राहिम लोधी ने, ठीक है, घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता है, इब्राहिम लोधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत। कौन सा सुल्तान लड़ते हुए युद्धस्थल में मारा गया था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो बहलोल लोधी रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी रहा 1489 से 1517 ईस्वी तक। और इब्राहिम लोधी रहा 1517 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। अब आता है सल्तनत कालीन, हम देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।